इतनी हिम्मत तेरी, हैं? मेरे बीच में बोलेंगी? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और शू फर्क पड़े तेरे, और शू फर्क पड़े छे तारे? हाँ, तेरे पास है ना तेरी बेटी संभालने को? नहीं नहीं। मार्च 2015 के एक स्वतंत्र सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 84% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं और इस सर्वे का समर्थन खुद भारतीय योजना आयोग ने भी किया है। इस आंकड़े से साफ जाहिर है कि घरेलू हिंसा का यह अभिशाप हमारे अंदाजे से काफी बड़े स्तर पर आज भी प्रचलित है। घर बैठे आप और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कोई महिला क्यों और कैसे इतना जुल्म सह सकती है, क्यों और कैसे किसी पुरुष का आचरण एक जानवर की तरह हो जाता है। आखिर क्यों और कैसे कोई औरत प्रतिदिन ये हिंसा सहते हुए भी बिना किसी प्रतिकार के अपनी जिंदगी जिए जाती है। मोरू थर्षे बेटा, जल्दी कर, बस आ जाएगी, चला। अरे किरण, जूते कहाँ हैं? हाँ, यहीं नीचे रखे हैं। आजा, बैठ जा। हाँ, चलो, मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो। शाबाश, गुड गर्ल। नहीं, मैं देती हूँ। मैं कर लूंगा, तुम जाओ खिलाओ। हाँ, मुंह खोलो। मेरे लिए भी कुछ है क्या? हाँ, है ना, पराठा है, ढोकला, जलेबी, सब कुछ है नाश्ते में। आइए। आज तो लॉटरी लग गई। चल, मुंह खोल। ये नमक की गोनी तुम्हारे मायके से आई थी क्या? पूरी गोनी डाल दी इसमें? अरे तो क्या हो गया, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। तुम रहने दो, होगा नहीं तुमसे। इस बार नमक की जगह मिर्ची ज्यादा हो जाएगी, है ना? और सुनो, रात को भी आराम ही करना, मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे शारदा बहन, केम छो? आज बहुत दिन बाद नजर आई। मजे में विनोद भाई, जुओ ने रोज किचन में काम से, खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। खाना, इस नाकामी को भी खाना बनाना सिखा दो, और कुछ नहीं तो कम से कम खाने का सुख तो मिले। घर में बच्चा संभालने के अलावा और भी काम होते हैं, कुछ नहीं आता। किरण, कल रात को फिर कुछ हुआ था क्या? चीख सुनी थी मैंने। चीख? कौन सी चीख? मुझे नहीं पता। पिंकू, रेडी हो गई? गुड गर्ल, जल्दी से स्कूल जाना। हाँ, बाय बाय। बाय मिंकू। किरण, एक बात कहूं, तुम्हें विनोद के बारे में किसी न किसी को तो बता देना चाहिए। किसी और को नहीं तो कम से कम अपने मायके वाले को बता दो। कुछ है ही नहीं बताने को शारदा बहन, कुछ भी नहीं है। छुपाने से कुछ नहीं होगा। शारदा बहन, बोला ना, कुछ है ही नहीं बताने को। अब जाइए, अपने काम से काम रखिए। हाय प्रणय, आओ अंदर आओ, बैठो और बताओ कैसे हो? क्या? मैं कैसा हूं? किरण, तुम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुमने मां से झूठ कहा, लेकिन मैं जानता हूं इस घर में क्या हो रहा है। किरण, मैं फिर कह रहा हूं, जो हो रहा है वो सहन मत करो, आवाज उठाओ उस आदमी के खिलाफ। अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। प्रणय, मुझे पता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन विनोद के बारे में आगे से फिर कुछ मत बोलना, वरना मैं। किरण प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। देखो प्रणय,
जो तुम्हारी माँ को बोला था वही तुम्हें बोल रही हूँ। अपने काम से काम रखो और प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है। ऐसी बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने भी ना एक दोस्त आने वाला है आपका न्यू फ्रेंड। और उसके आने पर तुम्हारे पापा को उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी तुम्हारे आने पे हुई थी। मजा आएगा बहुत। अरे देखो देखो पापा आ गए। उठो 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 उठो, चलो चलो। आरती कम ना। हम लोग आप इसे घर पे? यानी प्लीज ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अरे कम से कम मिंकू के बारे में तो सोचे, इसमें क्या बीतेगी प्लीज। विनोद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर से बाहर मिलते हैं। एक मिनट में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं विनोद, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। ओके। तुम्हें मिंकू की चिंता है ना, तो मिंकू की चिंता करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे रोकना मत कुछ भी करने से। मैं आता हूँ भैया। I'm sorry. It's a miscarriage. हाँ अमेपन, हाँ आता हूँ, किरण को लेके ही आऊंगा। आज शादी के जश्न में वो भी तो भाग लेगी ने। जय श्री कृष्णा। ए सुन, तैयार हो जा, सामान पैक कर ले। वो गांधीनगर में अमन भाई के बेटे का लगन है, उधर जाना है। 2 घंटे लगेंगे गाड़ी से। और सुनना, वो मिंकू को शारदा बहन ने पैसे छोड़ दे, नहीं तो रास्ते पर ना वो पे उल्टी रोना चिल्लाना वो सब झंझट में नहीं पड़ना है, समझी ने? ए तू भी अपना जरा रोनी सूरत ठीक कर, थोड़ा हंस खुश रहे। फुल टाइम ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, समझी ने? मम्मी कौन? शारदा बहन, मिंकू को एक रात के लिए आपके पास छोड़ना था। मैं और विनोद एक शादी के लिए गांधीनगर जा रहे हैं। इसी बहाने हमको थोड़ा टाइम अकेले में मिल जाएगा चीजें सुधारने के लिए। तुम्हारी स्थिति है जाने जैसी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हो सकता है रात को वहीं रुकना पड़े।
अरे कहीं वांधो नहीं, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ चलती हूँ। हाँ। मिंकू बेटा शैतानी नहीं करना। हाँ आऊँ छू। अरे ताला लगा हुआ है। ये कहाँ गए? विनोद ने तो बोला था कल रात में शादी में आऊंगा, वहां पर भी नहीं आया, घर पर भी नहीं है। कहाँ गए होंगे ये लोग? हरी भाई को पूछते हैं। हरी भाई, शारदा बहन। हरी भाई। क्या हुआ राजन भाई? अरे आपको पता है ये लोग कहाँ गए? नहीं तो। वो शादी में जाने का बोल के गए थे, पर शादी में तो आए नहीं वो लोग। राजन भाई सुबह से हम भी परेशान है। मिंकू का हाल देखो, कितना रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। ये लोग गए तो कहाँ गए? पड़ोसी और परिवार चिंतित थे। किरण और विनोद गांधीनगर में रिश्तेदार के घर की ओर निकले जरूर थे, लेकिन वहां पर पहुंचे नहीं। तो फिर कहां थे विनोद और किरण? कुछ पता चला क्या? कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या? इसके अलावा कुछ पता है आपको? कोई दिखा था आपको? मैम किरण कहाँ है? अंदर है वो। डॉक्टर चेकअप करें, बस आते ही हो। विनोद विनोद क्या छे? विनोद कहाँ है विनोद जी है। लेटे रहिए। विनोद कहाँ है? बुलाते अपने विनोद जी को बुलाते। प्लीज काम डाउन। विनोद? आप सो जाइए प्लीज। विनोद विनोद आ जाएंगे। विनोद कहाँ हो तुम? विनोद प्लीज रेस्ट नहीं, मेरे कीजिए, को आ जाएंगे। मैडम विनोद आपके साथ है ना? वो कहीं दूसरे देखिए, आप रूम में है शांत ना? हो जाइए। है ना मम्मी विनोद मेरे साथ था ना? है ना? हम दोनों एक साथ गया था ना। हाँ, विनोद कहाँ है बेटा? कहाँ है विनोद? कहाँ? देखिए, आप शांत होकर हमें बताएंगे ना तो हम आपके पति को ढूंढ पाएंगे। ढूंढ पाएंगे? क्या मतलब है आपका? हाँ ढूंढ पाएंगे इससे क्या मतलब है? मैम शी नीड्स नहीं। रेस्ट। सर में गहरी चोट आई। शी नीड्स रेस्ट। आई अंडरस्टैंड। चलिए चलिए, मैडम हम सब बाहर चलते हैं। आप समझ नहीं रही है। नर्स इंजेक्शन। चलिए, आप लोग आपकी चलिए। बात सुने। मैडम उन लोगों ने विनोद को नहीं उन लोगों ने विनोद को कहीं आप लोग समझ नहीं रहे। विनोद मेरे साथ ही था। विनोद सुन तो हमारी दिख नहीं रहे। सुन करियो विनोद है। विनोद नहीं मरा होगा उसको। आखिर मेरी बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया उसने। क्या बोल रही हो आप? हाँ, एक तो मेरा बेटा घूम गया है, मैं वैसे परेशान हूँ, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी बोल रहे हैं आप। हॉस्पिटल में हुए इस वाकये ने किरण और विनोद के रिश्ते पर रोशनी डाली। किरण के प्रति विनोद का अनुचित व्यवहार सबके सामने आया, और साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि विनोद के माता पिता भी इस कड़वे सच से वाकिफ थे। कल रात को हम लोग टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाला हमें एक सुनसान जगह ले गया। उसने गाड़ी रोकी, बोला गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, वो पानी लेने चला गया। फिर अचानक से दो लोग ऐसे सर पे रुमाल बांध के गाड़ी में घुसे और जबरदस्ती मेरे जेवर खींचने लगे। विनोद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, और फिर अचानक से किसी ने मेरे सर पे बहुत तेज वार किया। बस इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। सिर्फ विश्वास चौकी नहीं, करीबन सुंदरनगर तक के आगे का इलाका छान मारा पर कुछ नहीं मिला, बस ये टूटा हुआ फोन। मुझे ये चोरी का मामला नहीं लग रहा है ठक्कर। किरण की उंगलियों पे अंगूठियां हैं, वो भी महंगी वाली। कोई चोर उसे क्यों छोड़ जाएगा? और फिर विनोद को ले जाना, उसे मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया जैसे किरण को छोड़ा था?
मामला मुझे कुछ और ही लग रहा है, शायद आपसी दुश्मनी का मामला। तुम एक काम करो, सारी फैमिली को राउंड अप करो, स्पेशली किरण की माँ। जी मैडम। आपकी बेटी और उसके पति के बीच संबंध कैसे थे? अच्छे नहीं थे ना? बताइए मुझे। मारतो तुम्हारी छोकरी ने, बहुत मारतो तो। और आपने कुछ भी नहीं किया, ये जानते हुए भी? मैं विधवा हूं और मेरा बेटा और बहू अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मुश्किल से मुझे संभालते हैं। तो मैं क्या करती? मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे झगड़े तो हर मियाँ बीवी में होते ही रहते हैं, और उसने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में कोई शिकायत नहीं की हमसे, बल्कि वो ही हमेशा हर छोटी छोटी बात पे उससे झगड़ती रहती थी। और आप लोगों को यकीन है कि ये मामूली झगड़े थे? हाँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मामूली झगड़े, ये मामूली झगड़े थे कि डोमेस्टिक वायलेंस? पता लगवाना पड़ेगा ठक्कर, तुरंत। जी मैडम। किरण तो बहुत अच्छी है साहब, उसकी किसी से क्या दुश्मनी, वो तो खुद ही विनोद से परेशान थी। हाँ, विनोद के जरूर बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, निर्दयी मानस। उसे तो अपना बच्चा खो जाने का दुख भी नहीं था, मैंने उसके चेहरे पे जरा भी दुख नहीं देखा था। बच्चा खोने का? हाँ साहब, किरण के पेट में 3 महीने का बच्चा था। अरे सर, उस आदमी को वैसे भी जीने का कोई हक नहीं था। अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारता था, पीटता था, इतना बुरा बर्ताव करता था। अच्छा हुआ मर गया। मैडम ऐसे तो किसी पे शक नहीं हुआ सिवाय उस प्रणय के। पड़ोसी शारदा बहन का बेटा, उसे विनोद पे बड़ा गुस्सा था, कह रहा था अच्छा हुआ जो मर गया। हो सकता है कि उसी ने विनोद को कुछ किया हो। अगर उसने कुछ किया होता तो शायद इतने खुले से नहीं कहता वो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैडम एक और बात, विनोद के नाम पे एक इंश्योरेंस भी थी, पता चला है। उसके पेपर्स मैंने मंगवाए, विनोद के इंश्योरेंस पेपर्स मैम। 75 लाख का इंश्योरेंस, बेनिफिशियरी किरण धेड़िया। मतलब विनोद के मरने का सबसे ज्यादा फायदा उसकी बीवी को होने वाला था, किरण को। ठीक है तो मिस धेड़िया, अरे आराम से बेटा, उतावट शू काम करे छे? मैडम, मेरे पति का कुछ पता चला? आई एम सॉरी, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ और याद आया जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि आपके पति के नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, विनोद के नाम का बीमा। बीमा? नहीं, मुझे नहीं पता। वो मुझे सारी बातें बताते ही कहाँ थे। आयुषो, मैडम, आपको ये लग रहा है कि ये सब मैंने करवाया है, ये विनोद के साथ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मैडम? देखिए मैडम, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। प्लीज आप उन्हें ढूंढ के लाइए, प्लीज। आप कुछ मैम, आप क्यों इन्हें इतना परेशान कर रही हैं? अपना काम कीजिए ना, विनोद को ढूंढिए। देखो, हमारा काम हमें मत सिखाओ तुम, समझे? किरण, तुम्हें कुछ और याद आए तो हमें जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है? चलो ठक्कर। जांच पड़ताल कई दिनों तक चलती रही, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई बढ़त हासिल नहीं हुई। न किरण को उस रात के बारे में कुछ याद आ रहा था और न ही और कोई गवाह था जो इस वारदात पर रोशनी डाल सके। 3 महीने बीत गए, मामला अब ठंडा पड़ने लगा और दूसरे केसेस को ज्यादा प्राथमिकता मिलने लगी। नतीजा, इंस्पेक्टर भट्ट को ना चाहते हुए भी इस केस को बंद करना पड़ा और इस बीच किरण का जीवन भी सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह राहत मानो केवल पल भर की ही थी। मिंकू, आँख खोलना, तू चिंता ना कर, सब सही हो जाएगा। हाँ, तुझ आप लोग सब यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है डॉक्टर साहब। डोंट वरी, हम लोग देखेंगे।
मिंकू, हाँ मिंकू चिंता ना करिस, मिंकू सब सही हो जाएगा। खबर न थी, 1 मिनट पहले तो घर में खेल रही थी, फिर अचानक से बेहोश हो गई। चिंता नहीं कर, मैं तो बराबर थी जैसे बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मिंकू। बच्ची के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना जरूरी है। अभी तो मैंने दवाइयां दे दी है, पर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना बंदोबस्त करूंगा। हूं पण एक रिटायर माणस छूं। हाँ बेटा ना, अगर बीमे की रकम मिल जाती तो આપણને મદદ થઈ જશે। साची बात है बेन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब तक पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, हम पैसे कैसे इशू करें? सबूत मिल गए मैडम सारे, धोखाधड़ी का चार्ज लगाया गया मिता पर। देखना वो बच ना पाए। मैडम। किरण राइट? जी जी मैडम, प्लीज प्लीज मेरे पति को ढूंढिए ना प्लीज। देखिए हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। कोई तो तरीका होगा ना मैम, प्लीज। देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई क्लू, कुछ नहीं, तब हमारी मदद हो सकती है। नहीं मेरे पास कुछ नहीं, पर आप कुछ तो कर सकते हैं ना मैम, प्लीज। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप कुछ तो, आई एम रियली सॉरी, कुछ तो कर सकती है ना मैडम। किरण किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। वो अपने एक बच्चे को पहले ही खो चुकी थी और दूसरे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। ये वो केसेस मैडम जिनका ताल्लुक उस बॉडी से हो सकता है। इन सब की फैमिलीज को बोला बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, स्पेशली इस किरण देड़िया को। उसका पति विनोद भी इसी दौरान गायब हुआ था। जी मैडम। ये मेरा ढिकरो नती नती, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं हो सकता, हमारा बेटा ये नहीं हो सकता। आ नहीं हमारो दीकरो नहीं। यही विनोद है। नहीं, गलत बोल रही है ये, गलत बोल रही है ये, हमारा बेटा नहीं हो सकता। माता पिता कह रहे हैं कि वो लाश उनकी बेटी की नहीं, और पत्नी कह रही कि उसी की पति की लाश है। समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो ठक्कर, डीएनए सैंपलिंग मंगाओ, उससे तो जरूर हमें पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। एक और बात बहुत अजीब है मैडम, किरण ने कितनी आसानी से उस जली हुई लाश को अपने पति की लाश होने का दावा किया। मैं भी वही सोच रही हूँ। एक्चुअली मुझे उस किरण पे पहले से शक है। तुम ही सोचो ना ठक्कर, एक औरत रोज घरेलू हिंसा की शिकार होती, उसी हिंसा की वजह से वो अपने कोख में पलते हुए बच्चे को खोती है, और फिर उसे बार बार डर रहता है कि उसकी दूसरी बच्ची जो है उस पर भी कभी भी वार हो सकता है। उसका कभी ना कभी आपे से बाहर जाना तो लाजमी है उसका। वो उसने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में आ रहा, लेकिन कैसे किया ये समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो ठक्कर साहब, उसे मिंकू की बहुत चिंता है। दिन रात वो मिंकू के इलाज के लिए पैसा जोड़ने में लगी हुई है। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। बच्चे की हालत बहुत बुरी है मैडम, इलाज के लिए ऑपरेशन की जरूरत है और ऑपरेशन के लिए पैसे। मैडम जी, ये मेरे बेटे विनोद की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जली हुई लाश मेरे बेटे की नहीं है। देखिए, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्ते। ठक्कर, ये बहुत अच्छा हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कि वो बॉडी विनोद की है भी कि नहीं। चेक करो। यस मैम। चलो। खाना कहाँ चलेगा मैम? पता करना पड़ेगा, चलो। मैडम, यही प्रणय। किरण कहाँ है? कुछ आइडिया है तुम्हें? ये लोग तो हॉस्पिटल गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। किरण की बेटी मिंकू की तबीयत बहुत खराब हो गई। तुम जाओ, हम वहीं आ रहे हैं। चलो।
देखिए थोड़े से भी पैसे मिल जाएंगे ना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मेरी बेटी का सवाल है, उसका ऑपरेशन ड्यू है, प्लीज कुछ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना ही मैनेज हो पाया। आई एम सॉरी, आई नो ये समय शायद सही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। जो लाश हमें मिली थी वो तुम्हारे पति की नहीं है, विनोद दहरिया की नहीं है। नहीं है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है मैडम? आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखिए हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो लाश तुम्हारे पति की नहीं है, हमने डीएनए टेस्ट करवा किया। नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने उन्हें कोई गलतफहमी। कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं आप प्लीज। मैं आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैंने उनकी बॉडी को पहचाना, मैं जानती हूँ वो वही है, वो मर चुके हैं। तुम्हें कैसे पता है वो मर चुका है? तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? कि वो जिंदा होते तो किसी तरह तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, फोन करते, घर पे आते, कुछ तो करते। वो जो हमने कहना था कह दिया। आप अपनी बच्ची को संभाल। चलो ठक्कर। वो पैसे दो। पैसे जमा करते हैं। मैडम अब मुझे भी लग रहा है कि आपका अंदाजा सही है। किरण जरूर विनोद के गायब होने से कनेक्टेड है, पर बात वहीं आके थम जाती है। मोटिव तो फिर भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, लेकिन कैसे? एक काम करो ठक्कर, किरण के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता तो चले कि किस किस के कांटेक्ट में थी। यस मैडम। और नहीं रुक सकते, ऑपरेशन अभी करना होगा। आप लोग जल्दी से पैसे डिपॉजिट करवाइए। देख बेटा, तू बिना विनोद राजन भाई से अभी क्या भी बात कर। मिंकू की जिंदगी का सवाल है ना। माँ आप उनसे बात करो, मैं घर से बच्चे जेवर लेकर आती हूँ। मैम, नर्स है अस्पताल में जहां किरण का इलाज चल रहा था। मैं कुछ भी नहीं जानती मैडम, और ये किरण जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, लगता है जेल की हवा खाकर ही तुम्हारी याददाश्त वापस आने वाली है। फिर शायद तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम किसको जानती हो किसको नहीं। अरेस्ट करो इसे। नहीं 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 मैडम, बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। हाँ, किरण जी ने मुझे कहा था एक बॉडी अरेंज करने के लिए। प्लीज प्लीज सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। देखिए मैं इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं रुपए मिलते ही आपको आपके 1 लाख रुपए दे दूंगी। प्लीज मेरी बेटी के लिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। और उसके लिए वो मुझे पैसे भी देने वाली थी, लेकिन मैडम उन्होंने ये कहा था कि ये सब अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही है, बस इसके लिए मैंने ये सब किया। तुमने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। ले जाओ इसे। मैडम ले जाओ। किरण कहाँ है? किरण कहाँ है? घरे गई छे, पैसा नो बंदोबस्त करवा માટે। मिंकू की तबीयत बहुत खराब छे, तात्कालिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे बिना भी अब पैसा नो बंदोबस्त है क्यों? તમે જલ્દીથી ડોક્ટરને કોને ઓપરેશન की तैयारी करें। फोन करो ने। किरण को जल्दी फोन करो। एक मिनट, किरण को कोई फोन नहीं करेगा। आप लोग ऑपरेशन करवाइए। सलांकी जी, तुम यही रहो, इन सब पे नजर रखना। चलो ठक्कर। यस मैम। आप लोग देखिए प्लीज, अभी कुछ नहीं, मुझे जाना है। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, हमें पता है किरण, और इसीलिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, जिसके लिए तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम किया। सही है? क्या क्या कह रही है? देखो नर्स ने हमें सब बता दिया, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या बकवास किए जा रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास बहुत टाइम है किरण, टाइम तुम्हारे पास नहीं, और तुम्हारी बेटी मिंकू के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं। इसलिए हमें सच पता, तुमने बॉडी का इंतजाम किया ना? तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम, किरण तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम किया ना? बताओ मुझे, मिंकू के लिए सच बोलो किरण।
बॉडी का इंतजाम तुमने इसलिए किया क्योंकि तुमने अपने पति को मारा। नहीं 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 किरण, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। नहीं देखो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत मारा, वो तुम्हें पीटता था ना। नहीं, और तुम्हारे बच्चे की जान उसी की वजह से गई। मैं मिंकू को नहीं खोना चाहती। तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा किरण, तुमने अपने पति को मारा है ना किरण? बताओ किरण। नहीं किरण, उसने तुम्हें मजबूर किया, इसे तुमने उसे मार डाला। नहीं, तुम्हें सच बोलना होगा किरण। नहीं, तुम्हें एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है मिंकू की जान बचाने के लिए। सिर्फ तुम्हें बचा सकती हो सच बोलकर किरण। मैं मिंकू को नहीं खोना चाहती। तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा किरण, तुमने अपने पति को मारा है ना किरण? बताओ किरण। नहीं किरण, उसने तुम्हें मजबूर किया, इसे तुमने उसे मार डाला। नहीं, तुम्हें सच बोलना होगा किरण। नहीं, तुम्हें एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है मिंकू की जान बचाने के लिए। सिर्फ तुम्हें बचा सकती हो सच बोलकर किरण। उसने मेरे बच्चे को मार डाला। वो इंसान नहीं, वो हैवान था, हैवान। मुझे उसे रोकना था हमेशा के लिए। उसकी बॉडी कहाँ है किरण? बताओ मुझे, उसकी बॉडी कहाँ है? ऐसी हालत में उसकी पूरी बॉडी छिपाना मुश्किल था, इसलिए मैंने बॉडी कहाँ है किरण? उसकी बॉडी को कार में डाल के तालाब के पास ले गई और मैंने ज्यादातर बॉडी तालाब में डाल दी जिससे कोई ढूंढ ना पाए। ज्यादातर मतलब? बताओ किरण। पूरी बॉडी सिवाय खुदवाओ इसे। दिखाओ इधर, क्या है ये? खोलो उसे। सोचिए, एक औरत पर ढाए गए निरंतर अत्याचार ने उसे ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसने अपने पति का कत्ल कर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। अपनों से मिली उपेक्षा और पुलिस का साथ ना मिलने की सोच ने किरण को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आखिरकार विनोद के अत्याचार से बचने के लिए किरण खुद गुनहगार बन गई। किरण ने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन उस बेटी ने अपनी मां को खो दिया। वो मां जो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद है। अक्सर कठिन परिस्थितियां इंसान को अच्छाई की सीमा लांघकर बुराई अपनाने पर मजबूर करती हैं। लेकिन यही वो कठिन वक्त होता है जब इंसान को हिम्मत दिखानी होती है, मजबूत बने रहना होता है। काश किरण ने कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय कानून का सहारा लिया होता, क्योंकि जो हुआ उसके जिम्मेदार कुछ हद तक किरण के परिवार वाले, पड़ोसी और वो सारे लोग हैं जो इस घरेलू हिंसा के बारे में जानते हुए भी चुप रहे और इसका विरोध नहीं किया। याद रखिए, हिंसा आखिर हिंसक का ही अंत बन जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
हाँ सर, ओके। जी कहिए, क्या परेशानी है आपको? दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं वो लोग। कौन लोग? उसका ससुर और उनका पूरा गांव। पूरा गांव? पर क्यों? उसकी प्रसिद्धि इस परेशानी का कारण है। कैसी प्रसिद्धि है? कौन तुम्हारी बेटी? हम साथ लाए, आप खुद देख लीजिए दरोगा मैडम। देखिए देखिए। बंद करो से, बंद करो। ये क्या बदतमीजी है? यही हमारी बिटिया है दरोगा मैडम, और यही इसकी प्रसिद्धि है कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या? इच्छाधारी नागिन की प्राचीन कहानियों के बारे में आप सब जरूर जानते होंगे, लेकिन इन मनगढ़ंत कहानियों के विचित्र और विस्मयकारी पात्र क्या असल जिंदगी में कोई वास्तविकता रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी को कल्पना की नजर से देखने वाला भी जिंदगी के बुनियादी नजरिए को नहीं बदल सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अजई गांव का एक पिता अपनी बेटी को इच्छाधारी नागिन बता रहा था, और हैरानी की बात यह थी कि वो सबूत के तौर पर पुलिस के सामने एक सांप भी ले आया था। उसके दावे में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर उसकी मानसिक भ्रांति का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसका यह मनोवैज्ञानिक भ्रम कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता। लेकिन अगर कोई भ्रम इंसान का आंतरिक विश्वास बन जाए तो जड़ें सिर्फ अंधविश्वास की ही मजबूत होती हैं। एक जीती जागती लड़की को इच्छाधारी नागिन मान लेने का यह अंधविश्वास सिर्फ उस लड़की के पिता को नहीं था, बल्कि गांव के गांव इस रहस्यपूर्ण घटना को सच मान रहे थे। क्योंकि यह गांव बहुत ही रिमोट एरिया में था, इसलिए पुलिस को भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर भोले भाले गांव वाले इस घटना के पीछे छिपे आपराधिक संकेत को कैसे समझ पाते? आखिर क्या था यह केस? अपहरण, हत्या या फिर आपराधिक साजिश? अरे क्या की भैंस भी आनी है जो सबको दूध बांट रहा है? अरे चमत्कार हो गया हरिया, छाता गांव में एक सुहागन नागिन बन गई, उसी को भोग चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, दरोगा मैडम, तब हमें नहीं पता था कि वो चमत्कारी सुहागन हमारी भूरी ही है। भूरी? हमारी बड़की बिटिया का नाम भूरी ही है, और हमारी छोटी बिटिया जो है वो गुड़िया। जब हम गुड़िया के साथ छाता गांव पहुंचे तो भूरी ससुराल वालों का वैभव देख के अचंभित रह गए। चलिए आइए आइए, चलिए। अरे रुको रुको चाचा, कहाँ जा रहे हो? लाइन में पीछे, चलिए चलिए, लाइन पीछे है। समझी जी। अरे चलिए बोलूआ, चलिए पीछे। क्या कर रहे हैं? भूरी मांग के बाबूजी, चलो जाओ, तुम जाओ जाओ, काम करो, जाओ। प्रणाम। और गुड़िया कैसी है? विनय बिटुआ, इस समझिन जी का नागिन बन? नहीं बाबूजी, भूरी मामी है। भूरी नागिन बन गए? बहू की भक्ति में देखो सासू मगन, क्या लीला रचाई नागिन मैया ने। और ससुर को भी देखो। आइए 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 आइए, डालते जाइए, दूध इसमें डालिए, चढ़ावा जो है वो इसमें डालिए। नागिन मैया सबका भोग लेगी, सबका कल्याण होगा। हाँ हाँ, डालिए डालिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? काहे प्रदर्शनी लगाए हमारी बीवी की? हम कह रहे हैं आपको उसको ले जाके जंगल छोड़ दीजिए, उसको मुक्ति मिल जाएगी और हम सबका भला हो जाएगा। हमारी मूर्ख पैदाइश, जंगल में जाके तपस्या तू कर। हमारी बहुरानी तो पहले से सिद्ध है, उसे कैसी मुक्ति? बुड़बक। अरे नमस्कार पंडित जी, कौन उपाय सूझा नागिन मैया से नागमणि पाने का? नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बड़ी बेटी को इच्छाधारी नागिन मानकर पूरा गांव पूज रहा है? क्या बकवास है ये? दरोगा मैडम, हम कोनो मस्खरी नहीं कर रहे हैं। भूरी इच्छाधारी नागिन है,
हम सबन की शंका दूर करने के लिए नारी रूप में उसने आखिरी बार एक चिट्ठी भी लिखी थी। बिटिया, तू साक्षात इच्छाधारी थी। हम मूर्ख तुझे इंसान समझते रहे। जाने अनजाने को न कष्ट हुआ होगा तो हमको क्षमा करना बिटिया, हमको क्षमा करना, हमको क्षमा करना। हरिया, अरे हमार पूरी ने हम सबका मान बढ़ा दिया। सृष्टि के अंत तक लोग तुम्हें नागिन मैया के पिता और हमें नागिन मैया के ससुर की तरह याद रखेंगे। बोलो नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, बोलो नागिन मैया की। बस हो गया चाचा, अब निकलो यहाँ से। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। क्यों हमारा टाइम बर्बाद करने आ गए यहाँ? मैडम, अजय और छाता गांव में दंगा हो गया है। छाता गांव में एक औरत नागिन बन गई है, इस बात को लेकर। दंगा छाता गांव वालों ने किया है दरोगा मैडम, अजय गांव वालों ने नहीं। यादव, तुम अजय गांव जाओ, हम छाता गांव से होकर आते हैं। जी मैडम। वही हुआ था ना तुम्हारी बिटिया के नागिन बनने का कांड? कांड नहीं दरोगा मैडम, चमत्कार। हाँ, चमत्कार। चले। अच्छा हरिया, ऐसा क्या हो गया जो ये चमत्कार दंगा फसाद में बदल गया? अचानक ये जय जयकार करने वाले कोलाहल कैसे मचाने लग गए? शास्त्रार्थ करने वाले भी कभी कभी तू मैं पे उतर आते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं दरोगा मैडम। नागिन मैया के प्रति सबका प्रेम भाव देखकर हम जैसे ही गांव पहुंचे तो हमारे गांव के मुखिया जो हैं वो गांव वालों के साथ हमारे घर आ गए। देखो हरिया, भूरी पूरे गांव की बेटी है। ये माना कि उस महान आत्मा के इच्छाधारी रूप का गवाह उसका ससुराल वाला गांव बना, पर उन नारी रूप में उनका जन्म तो अजय गांव में हुआ है ना। ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए नागिन मैया का डेरा उनकी जन्मभूमि में ही होना चाहिए। क्यों साथियों? नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। सबके जोर देने पर हम समधी जी के यहाँ अपनी नागिन बिटिया को लेने पहुंचे तो समधी जी बिफर गए। तो कैसा बाप है तू? अरे अपनी ब्याही बिटिया को ससुराल के बजाय अपने घर में रखना चाहता है? समधी जी, भूरी अगर साधारण नारी होती तो आपके विचारों पे खुशी खुशी फूल चढ़ाते, पर वो इच्छाधारी साक्षात नागिन मैया का अवतार और महान आत्मा हमेशा अपनी जन्मभूमि पे ही पूजी जाती है। जन्मभूमि अवतार भूमि लगा रखा आप लोगों ने। भूरी सिर्फ जंगल जाएगी, मुक्ति दो उसे। मुक्ति की युक्ति सुझाना बंद कर। मूर्ख, तेरी बीवी का जंगल में नहीं, यहाँ ससुराल में मंगल है। कहीं नहीं जाएगी वो, यही रहेगी। चाहे उसका बाप जन्मभूमि का डंका बजाए या फिर उसका पति जंगल जंगल की बीन बजाए। हमरे समधी की जिद ही सारे फसाद की जड़ है। उनकी दबंगैया घोषणा ने हमारे गांव वालों की भावनाओं को छलनी कर दिया। उसके बाद दोनों गांव की जनता और पंचायत आमने सामने। भाइयों, ये तो भूरी बिटिया से हम सभी गांव वालों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भावनाओं को न्याय और अन्याय के तराजू में तोलने से ठेस तो भावनाओं को ही पहुंचेगी ना। इसलिए मैं आप लोगों से पंच परमेश्वरों, फैसला सुनाओ, पाठशाला का ज्ञान मत बगाड़ो। ओमी, हरिया और उसके गांव वालों का पक्ष मजबूत है। नागिन मैया जन्मभूमि जाएगी। हाँ, बिल्कुल जन्मभूमि जाएगी। जन्मभूमि जाएगी। देखा गांव वालों, ये हमारे गांव के मुखिया है और उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। नागिन मैया जन्मभूमि में नहीं, अवतार भूमि में ही रहेगी। क्यों गांव वालों?
बोला नागिन मैया की, नागिन मैया की, बोला हमारी नागिन मैया की, हमारे नागिन मैया की, हमारे नागिन मैया की। एक मिनट, नागिन मैया अवतार भूमि में नहीं जन्मभूमि में जागी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। भूरी के साथ क्या हुआ, आखिर एक जीती जागती लड़की को कैसे नागिन मान लिया गया, इस बात को लेकर दोनों गांव की जनता और पंचों में कोई विवाद था ही नहीं। जो सवाल बुनियादी होना चाहिए था उसकी बुनियाद को सिरे से ही नकारा जा चुका था और बिना सर पैर के फसाद हो रहा था कि नागिन यहाँ रहेगी या वहां। आस्था के नाम पर दंगे फसाद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कैसी आस्था थी जहां एक औरत के अस्तित्व को जानवर की संज्ञा देकर उसे नागिन मानकर न सिर्फ उसे पूजा जा रहा था बल्कि उसके नाम पर दंगा फसाद भी हो रहा था। क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर आपराधिक साजिश? नाना जी, भूरी मामी के बाबूजी कहीं नहीं मिले, अपना गांव भी नहीं पहुंचे। राय का पहाड़ बना दिया आपने। जब से हमारी भूरी नागिन बनी है ना, बिलबिला बिलबिला के बिल खुद गया हमारी छाती में और सब जन्म भूमि अवतार भूमि की नींव खोदने में लगे। हमको आपको कहे थे ले जाकर छोड़ दीजिए उसको जंगल में। अरे हवा कहे दिया आपको? अरे हवा हुआ तो ससुरा हरिया हो गया है। अरे तो ये लुगाई की तरह चिल्लातर ना कर, तो कान पे ऐसा टटेंगे कि इच्छाधारी की फूंकार तक नहीं सुन पाओगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? हैं? भूरी कहाँ है? दरोगा जी, ये हमें काहे पूछ रहे हो? इसी से पूछ लो जो आप लोगों को यहाँ लाया है। ए हरिया, क्या गुड़ गोबर कर रहे हो? बता दो दरोगा जी को। भूरी को तुम कहाँ ले गए थे? गुड़ गोबर तो हम करेंगे तुम सबका। एक जीती जागती लड़की को नागिन बताकर पुजवा रहे हो? साफ साफ बताओ भूरी कहाँ है? देखिए दरोगा जी, आप गलत समझ रही है। हमारी बहू सच में इच्छाधारी थी। अरे बोलो भाइयों, हमारी बहू के साथ हम कभी गलत कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नागिन मैया की, नागिन मैया की। नहीं 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 दरोगा मैडम, ये बात में कोनो संदेह नहीं है कि वो इच्छाधारी थी। झगड़ा तो इस बात का है कि पंचों के फैसले के मुताबिक वो हमारे साथ रहेगी अजय गांव में। हाँ। देखिए मैडम जी, हम भी आपके जैसे पढ़े लिखे हैं और ऊपर वाले के इस चमत्कार के हम खुद साक्षी हुए। अच्छा, ऐसा मालूम होता है नाटक के संवाद की तरह रट के तैयारी करके तू मुझे कुछ बता रहा है। पहले ये बता भैया, तू है कौन? हम भूरी के पति हैं। आखिरी बार भूरी को नारी के रूप में हमने देखा था। अपनी इस नीति के लिए भूरी खुद बहुत दुखी थी। क्या हुआ? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं। तुम उनसे कुछ छिपा रही हो क्या?
हुआ क्या? आप आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे लेकिन किस बात की माफी मांग रही तुम हमसे? भूरी हमसे कुछ नहीं बोली और अचानक उसकी गीली आंखें सुनहरी होकर चमकने लगी। हम चौंक गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे, मानो सब कोई सपना हो। और जब होश संभाले तो अपने आप को बिस्तर पे अकेला पाए। भूरी, भूरी, फिर दरवाजा अंदर से बंद था। भूरी नहीं थी, लेकिन उसके नागिन बनने के संकेत थे अंदर। हम एक इच्छाधारी नागन हैं महेश जी। जब आप 8 साल के थे तब से हमें आपसे प्रेम हो गया था। आपकी बीवी बनने की इच्छा में हम हरिया के घर उनकी बेटी बन के जन्मे। अब हमारे नारी बनने का अवधि खत्म, हमें वापस नागिन बनना पड़ा। अगर माफ़ कर सको तो आंगन में जगह दे देना, नहीं तो जंगल में छोड़ देना। भूरी। फिर तभी हमें फर्श पे पड़े सिंदूर पे नागिन के रेंगने के निशान दिखाई दिए। मानना मत, ये हमारी भूरी है। भूरी? बाबूजी कल रात को जब हम सोए तो मैं और भूरी साथ में सोए थे, और जब सुबह उठे तो हम बिस्तर पे अकेले थे और घर के दरवाजे की सिटकनी भी अंदर से बंद थी। फिर हमको उसका लेटर दिखाई दिया और लेटर पे उसने लिखा हुआ था कि वो पिछले जन्म में नागिन थी। सर, भूरी के नागिन बनने की घोषणा उसके ससुराल वालों ने क्यों की? उसको मार दिया गया है या फिर उसको अगवा कर लिया गया है? इस बात की फिक्र ना तो भूरी के बाप को है और ना ही बाकी गांव वालों को। वहां पर तो सिर्फ आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है। दंगे की वजह? सर, छाता गांव वाले चाहते थे कि नागिन उनके गांव में रहे और अजय गांव वाले उसे अपने गांव में रखना चाहते थे। व्हाट नॉनसेंस। भूरी के ससुराल वाले उसके पिता और सबकी अच्छे से छानबीन करो। आस्था के नाम पर भूरी के साथ क्या साजिश हो रही है यह जानना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन गांव वालों की भावनाओं को हर्ट किए बिना। श्योर सर। इस वक्त वो नागिन कहाँ है? सरपंचों के फैसले के मुताबिक भूरी के पिता हरिया के पास। नागिन भैया की आइए, दूध डालिए, आशीर्वाद लीजिए। आते हो दक्षिणा वहां डालिएगा, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दूध डालिए। दक्षिणा दक्षिणा आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। दक्षिणा वहां डालो, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। गुड़िया बेटा, देखो तुम्हारी दीदी दर्शन के लिए कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बापू, ये हमारी दीदी नहीं है,
डर लगता है हमें इससे। तो बहुत भोली है बेटा, तुम्हारी दीदी ही रूप बदल के नागिन बनी है। दान पे पैसा डालिए नागिन मैया की। दक्षिणा आशीर्वाद दीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। मैडम जी, भूरी जब औरत थी तब हमने उसे कोई दुख नहीं दिया। जब वो नागिन बनी तब भी उसका पूरा पूरा मान किया। अगर हम इतने ही बूढ़े होते तो उसे जंगल में न छोड़ाते। देखो, जो जो पाप किए हो ना, साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर हम खोज खबर लेने में लग गए तो नाक में नकेल डाल के पीटेंगे। मैडम जी, आप चाहें तो सरेआम हमें कोड़े मारिए, फिर भी हम यही कहेंगे कि हमारी बुरी इच्छाधारी थी। यही तो साजिश की हो तुम लोग, जो बाकी के गांव वाले तुम्हारी हाँ में हाँ कर रहे हैं। पर तुम्हारी ये तूती हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। नागिन भैया की आइए, दूध डालिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद डालिए, आशीर्वाद नागिन भैया की आइए। हाँ, दूध डालिए। हाँ, और वो दान पेटी में पैसा दान पेटी में डालिए। हाँ, पैसा दान पेटी में डालिए। हाँ, नागिन भैया की हाँ, दूध डालिए। हाँ, प्रणाम कीजिए, नागिन भैया को प्रणाम कीजिए। दान पेटी में पैसा डालिएगा। हाँ। एक बाप होके तू इस पाखंड को सच मान रहा है? तुझे उसके ससुराल वालों पे शक नहीं है? वो भूरी के साथ गलत करके सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ऐसा नहीं है साहब, ऐसा होता तो हम उनका जीना हराम कर देते। पर ऐसा क्या हो गया जो इतनी आसानी से तू उनकी कही हर बात पे यकीन कर रहा है? साहब, हम खुद वो खत पढ़े हैं, अपने कान से उसका जय जयकार सुने, तो हमारे अंदर से एक आवाज आया कि हम इतनी महान आत्मा के बाप हैं। मतलब एक महान आत्मा के बाप होने की बड़ाई के लिए तू षड्यंत्र में शामिल हो गया? षड्यंत्र नहीं है साहब, षड्यंत्र होता तो ये गांव वाले चमत्कार को नमस्कार काहे करते? एक बात बता, तू वाकई में भोला या भोला होने का दिखावा कर रहा है? भूरी खुश थी अपनी ससुराल वालों के साथ, उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं देखा। उसे कोई परेशानी हो भी कैसे सकती है, वो तो इच्छाधारी थी। साहब, हरिया तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। अगर ये षड्यंत्र है तो जरूर भूरी के ससुराल वालों ने रचा होगा। हरिया इसमें कतई शामिल नहीं हो सकता। नहीं, भूमि को हम बचपन से जानते हैं, वो ऐसा नीच और गलत काम कर ही नहीं सकता है। मैडम जी, हमें तो लगता है भूरी सच में नागिन है। भूरी के ससुराल वाले अगर बुरे होते तो वो इच्छाधारी उन्हें डस न लेती। बड़ा तेज था उसके चेहरे पे, आंखें भी एकदम उसके नाम की तरह भूरी। एक दिन हम और भूरी बैठ के ऐसे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से रेडियो पे गाने की बीन बजी। भूरी, ए भूरी, भूरी, भूरी। और जैसे ही धुन रुकी वो एकदम ठीक हो गई। मैडम जी, भूरी सांप से भी नहीं डरती थी। एक दिन गांव में सफेद आया और भूरी ने उसका सांप अपने हाथों में पकड़ लिया। मैडम जी, गांव वाले ऐसे ही उसकी पूजा नहीं कर रहे, वो वाकई नागिन है। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। दक्षिणा, दक्षिणा, आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद दीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया। तो क्या गुड़िया को भी लगता है कि भूरी दीदी नागिन बन गई है? नहीं, ये हमारी दीदी नहीं है। हमारी दीदी तो बहुत अच्छी थी,
और हमसे प्यार भी बहुत करती थी। इसे देखकर तो हमें बहुत डर लगता है। पूरे गांव में एक तू ही है जो भूरी के नागिन होने पर विश्वास नहीं करती। ये सब तो अंधे हो गए। यादव, ये केस इस सवाल पर खड़ा है कि भूरी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। क्या उसे मार दिया गया या उसे अगवा कर लिया गया? गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अपराधी ने अपने अपराध को छिपाने के लिए एक ऐसा अंधविश्वास खड़ा किया है कि कोई इस तरफ सोचेगा भी नहीं कि भूरी के साथ क्या हुआ। मैडम, भूरी इन दोनों गांव के अलावा कहीं भी आती जाती नहीं थी। ना तो उसकी कोई दुश्मनी निकली और ना ही कोई ऐसा जो उसे नापसंद करता हो। मैडम, भूरी का इस्तेमाल सिर्फ एक अंधविश्वास खड़ा करने के लिए हुआ जिसका फायदा उसके बाप हरिया ने भी उठाया और ससुराल वालों ने भी। जब से भूरी के नागिन बनने की अब्बा उड़ी है तब से दोनों परिवारों की प्रसिद्धि 7वां आसमान पर है। और ऐसा करना किसी एक के बस की बात तो हो नहीं सकती। यादव, इस रहस्य का पैमाना बहुत बड़ा है। जहां तमाशा खड़ा करने वाले खुद तमाशबीन बन के खड़े हैं, जिन्हें बेपर्दा करने के लिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि इस अंधविश्वास को खड़ा करने के पीछे किस किस का क्या क्या मकसद है। अपराध अगर अच्छाई का मुखौटा ओढ़ ले तो उसे बेनकाब करना बेहद मुश्किल होता है। भूरी को इच्छाधारी नागिन बताने की साजिश रचने वालों ने इस साजिश को एक ऐसा आधार दिया था जिस पर भोले भाले गांव वालों ने अंधविश्वास की एक ऊंची इमारत खड़ी कर दी थी, और इस इमारत को तोड़ना उनकी अंधश्रद्धा को चोट पहुंचाने जैसा था। इसलिए पुलिस को ऐसे रास्ते तलाशने थे जो इस अंधविश्वास को निराधार साबित कर सके। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस केस में पुलिस की भागीदारी को देखकर इस तमाशे को रचने वालों के पास इतना वक्त था कि वो ऐसे बिल खोद कर छिप जाएं कि पुलिस को उन तक पहुंचने का मौका ही ना मिले। और पुलिस भी इस दोहरी चुनौती से पूरी तरह से वाकिफ थी। अब सवाल यह था कि अपराध की नींव पर खड़ा यह अंधविश्वास कहीं पुलिस को दिशा विहीन तो नहीं कर देगा, क्योंकि पुलिस की तहकीकात सिर्फ शक के आधार पर शुरू हुई थी और सुराग ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। हमने सुना है कि अजय गांव के पंच आपके मित्र है और भूरी का ब्याह उमी की बेटी के साथ आप ही ने करवाया था। जी हाँ। तो उस लिहाज से तो उमी आपका ज्यादा सगा हुआ, फिर नागिन को जन्मभूमि भेजने का फैसला आपने क्यों सुनाया? भूरी और नागिन को लेकर के क्या राजनीति चल रही है दोनों गांव में, जरा साफ साफ बताएंगे। राजनीति उमी कर रहा है। पहले वो हमारा दोस्त था, लेकिन अब दुश्मन है। अगले चुनाव में हमें हराने के लिए उसने अपनी बहू को नागिन बनाने का दांव खेला। इसका मतलब आप जानते थे कि भूरी इच्छाधारी नहीं है और ओमी गांव को बेवकूफ बना रहा है, तब भी आप चुप रहे। ओमी ने भूरी के साथ क्या किया है? मैडम जी, अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम आपको जरूर सूचित करते। पर आपको शक था, फिर आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि ओमी ने पूरे गांव वालों को बहका के अपने वश में कर लिया था। बड़ा अचूक दांव खेला उसने। अगर हम गांव वालों की भावनाओं को झुठलाते तो हमारा वोट बैंक कम होता, और अगर इस अंधविश्वास को हम सच मानते तो ओमी की ख्याति ही बढ़ती। इसीलिए हमने नागिन को हरिया को सौंप दिया। एक गांव के पंच प्रमुख ने अपनी गांव के बहू के साथ हो रही साजिश की परवाह इसलिए नहीं की ताकि गांव वालों के सामने उसकी ख्याति कम ना हो। एक जीती जागती लड़की को नागिन बनाकर इधर से उधर घुमाना आपकी राजनीति है? आपको तो शर्म आनी चाहिए। वाह आर्या, तेरी बेटी ने तो तेरी चांदी करवा दी। इस नागिन के ड्रामे को ओमी पंच प्रमुख बनने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पकड़ के लाए मैडम उसे। 4 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप ही सब उगल देगा कि भूरी के साथ उसने क्या क्या किया। मैडम, हरिया के घर से मैंने अभी अभी एक साहूकार को निकलते हुए देखा है।
उसे आसपास में पहले कभी नहीं देखा। छानबीन से पता चला कि वो मथुरा का बहुत बड़ा साहूकार है और हरिया की सारी जमीन जायदाद उसके पास गिरवी है और हरिया को उसका कर्जा चुकाना है। और वो साहूकार ओमी का बहुत अच्छा दोस्त है। ओमी को धरने से पहले इस हरिया को उठा लो, जरा पता तो चले कि कहीं हरिया भी तो शामिल नहीं है साजिश में। जी मैडम। अरे 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 कहाँ बात है दरोगा साहब, कौन गलती हो गई काम से? अरे सुनिए तो सही। अरे दरोगा साहब सुनिए तो सही, क्या गलती हो गई हमसे? सुना है मथुरा के किसी साहूकार के पास तेरी जमीन गिरवी रखी पड़ी है। हाँ दरोगा मैडम, भूरी की शादी के लिए कर्जा लिए थे, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाया और ओमी के घर नागिन पर चढ़ावा चढ़ते देख तेरी जीभ ललचा गई। इसीलिए बजाय अपनी बेटी के नागिन बनने का विरोध करने के तो उस नागिन को उठा के घर पर लेकर आ गया और चरावा बटोरने लग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दरोगा मैडम। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बाप इतनी आसानी से अपनी बिटिया को नागिन मानने लग गया? दरोगा मैडम, हम सच्चे दिल से अपनी नागिन बिटिया की सेवा कर रहे हैं। नीयत तो समझी जी की खराब है। वो साहूकार को आज हमारे पास भेजे थे, वो हमसे बोला वाह आर्या, तेरी बेटी ने तो तेरी चांदी करवा दी। देख हरिया, हम तेरी जमीन जायदाद बिना पैसे लिए छोड़ देंगे, पर तुझे हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? इस नागिन मैया को तू अपने समधी जी को दे आ। आप ही हमको बताओ दरोगा मैडम, हमारी नागिन बिटिया का सौदा करके वो लालच पला दिखा रहे हैं कि हम? जा रहे हो? अरे कोई तो बचाओ! अरे बाबू, ये देखना कहाँ लेके जा रहे हैं पप्पा को? अरे कोई तो बचाओ! अरे लेके जा रहे हैं बाबू, देखना। दरोगा जी, आप हम पर झूठा आरोप कर रही हैं। सारा गांव जानता है भूरी इच्छाधारी है। हमने खुद से कोई कहानी नहीं रची है। तूने क्या कहानी रची है नहीं रची है ये सब हमें मालूम है। भूरी को इच्छाधारी नागिन बनाकर पंचायती चुनाव जीतने के लिए, खोखली लोकप्रियता हासिल करने के लिए सब कर रहा है ना? ये आपसे किसने कहा? तू वो सब छोड़, तू पहले ये बता कि भूरी को तूने कहाँ गायब करके रखा है? देखिए मैडम जी, हम सत्ता के लालची जरूर है, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं कि सत्ता के लिए घर की बहू बेटियों का इस्तेमाल करें। नहीं, तू उससे कहीं ज्यादा गया गुजरा है। दरोगा जी, आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो बताओ। हमारी शत्रुओं की शय पर बेकार में परेशान ना करो हमें। अगर ऐसी बात है तो उनसे ज्यादा हम आपको दे सकते हैं। Get out! Get out! ये ओमी पुराना चावल है, ऐसे सच नहीं उगलेगा वो। इसकी साजिश का भांडा फोड़ने के लिए हमें कोई और जुगाड़ करना होगा। तुम एक काम करो, तुम इस पे नजर रखो, किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे इन डिटेल चाहिए। जी मैडम। गो। अरे मामा, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे नाना कोनो गड़बड़ थोड़ी किए हैं, छोड़ देंगे वो लोग उनको। और उनको छोड़ के हमको पकड़ लिए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बेकार में टेंशन ले रहे हैं। अरे मामा सुनिए तो। अरे काहे पकड़ कर ले गए वो लोग आपको? किसी ने जहर उगल दिया हमारे खिलाफ उनसे। किसने? वो जो कोई भी है,
उसे उसकी मंशा में सफल नहीं होने देंगे हम। एक बार ये चुनाव जीत जाए, फिर एक एक को आटे मिलेंगे हम। बेटा अचानक गोवर्धन क्यों जा रहे हो? इस हफ्ते के लिए टाल दो ना। अरे फिर से बाबूजी को पुलिस उठा ले गई तो? अम्मा, पिछले 2 महीने से हम गिरिराज जी के दर्शन के लिए नहीं गए, इसलिए इतनी सारी आफतें आ रही हैं घर में। हमको जाने दीजिए, तभी जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अरे जाने दो इसे। वैसे भी यहाँ पे रह के कौन सा हमारा काम आने वाला है? उस दिल कहीं का। अरे काहे इसे सुना रहे हो? तो क्या आरती उतारो इसकी? भाग रहे बाप को अकेला छोड़कर, या वहीं पे जाके रहे, सन्यासी बन जा। और सुनो, वापस मत आना। मैडम, ओमी ने अपने बेटे महेश को कहीं भेज दिया है। पता करो कहाँ भेजा है। हो सकता है भूरी को गायब करने के पीछे बाप बेटे दोनों की साठगांठ हो। जी मैडम। नागिन मैया की आया दो प्रणाम कीजिए। दक्षिणा वहां डालेगा, दक्षिणा की जय मैया की, जय मैया की, नागिन मैया की। हाँ प्रणाम किए, दक्षिणा वहां डालिए। भैया कौन हो और काहे अपनी बीन पिपिया के हमारी नागिन बिटिया को बेचैन कर रहे हो? हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इच्छाधारी नागिन है या कोई साधारण नागिन। अरे भैया वो इच्छाधारी है, और तुम कौन हो? सपेरे हैं हम, और इस इच्छाधारी नागिन की उड़ती खबर सुनकर हम यहाँ तक आ पहुंचे और जानकर खुशी हुई कि ये इच्छाधारी नागिन ही है। जान गए ना भैया, तो दक्षिणा डालिए और निकलिए यहाँ से, चलिए। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। हो सकता है हमारी बात सुनकर आप लोग भी खुश हो जाएं। का खुश हो जाएगा? का बात बोलेगा? का खुशी होगी बताइए। अगर ये इच्छाधारी नागिन है तो हम भी सिद्ध सपेरे हैं। कल नाग पंचमी का दिन है और कल शाम को हम कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि आप लोग हमारे ही गुणगान करेंगे। चमत्कार? कैसा चमत्कार भैया? कैसा चमत्कार भैया? हम इस इच्छाधारी नागिन को फिर से औरत बना सकते हैं। भूरी को इच्छाधारी नागिन मान लेने का भ्रम क्यों खड़ा किया गया? इस सवाल के बाद अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया था कि नागिन को फिर से औरत बना दिया जाएगा। ये चमत्कारों की प्रतिस्पर्धा थी या फिर साजिशों का चक्रव्यूह? आखिर कौन था ये सपेरा जिसकी घोषणा ने गांव वालों के अंधविश्वास को एक नई हवा दे दी थी? ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था या फिर ये सपेरा सबको अपने इशारों पर नचाने का मादा रखता था? भूरी को नागिन से वापस औरत बना देने की इस चमत्कारी घोषणा में आखिर कौन सी नई साजिश की नींव रखी जा रही थी? इन सवालों को समझने और उनके जवाब ढूंढने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी और आगे चलकर यह केस एक ऐसे आयाम पर पहुंचने वाला था जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की होगी। इस केस को आखिर पुलिस ने किस तरह सॉल्व किया, ये आप जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।